स्टैक ओवरफ्लो को हमने पूरा थ्योरेटिकली समझ लिया था, कैसे होता है, कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं, कैसे रिमोट कोड एग्जीक्यूशन लिया जा सकता है। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज उसका पूरा प्रैक्टिकल करने वाले हैं और कैसे हम स्टैक ओवरफ्लो की मदद से एक शेल ले सकते हैं, वो पूरा आज इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली करने वाले हैं। तो आज हम एक टेक्निक का यूज लेने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं रेड टू विन, ठीक है, रिटर्न टू विन। इसको हम आगे चल के देखेंगे, इसको आगे ऐसा क्यों बोलते हैं, और ऐसे करके हम बहुत सारी टेक्निक्स पढ़ने वाले हैं जिससे हम स्टैक बफर ओवरफ्लो को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। और जो भी बाइनरी इसमें यूज होगी उस पर आपको खुद जरूर प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको आएगा, बहुत मजा भी आएगा। तो वो आपको मेरे गिटहब पे मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। सो हम लोगों को यहाँ पे एक बाइनरी दी गई है, इस बार खाली बाइनरी है, कोई सोर्स कोड वगैरह नहीं दिया गया है। और अगर आप उसकी प्रोटेक्शंस देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, SUID बिट उस पर सेट है, ठीक है, और बाकी सारी नॉर्मल प्रोटेक्शंस है। अगर हम देखें कि हमारा यूजर कौन सा है, तो हमारा यूजर हेल्थ सेंटर है, और हमारा एंड टास्क क्या होगा, इस बाइनरी को एक्सप्लॉइट करके रूट यूजर का शेल लेना, ठीक है। अब स्टार्ट करते सबसे पहले मैं बाइनरी को रन करके देख लेता हूँ कि बाइनरी करती क्या है। तो ये हमसे पूछ रही है एंटर योर नेम, तो हम यहाँ पे कुछ भी डाल देते हैं। तो मैं डालता हूँ TCE द साइबर एक्सपर्ट। वैल्यू ऑफ नंबर इज 8, यहाँ पे इसने हमारे को ये बोला, जो भी होगा इंटरनल वर्किंग मुझे पता नहीं है। वैल्यू ऑफ नंबर इज 8 बोला इसने, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, हमारे से नाम पूछती है और एक नंबर बताती है हमारे को 8, ठीक है। अब हम इसको रन करके दोबारा चेक कर सकते हैं कि कोई रैंडम नंबर दे रही है या फिर हर बार 8 दे रही है, आप ऐसे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे हर बार 8 प्रिंट हो रहा है, तो ये कोई रैंडम नंबर तो है नहीं, ठीक है। तो अब हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले इसका सोर्स कोड देखते हैं। अब सोर्स कोड हमारे को गिवन नहीं है, तो सोर्स कोड के लिए हम यूज करने वाले हैं डीकंपाइलर का, जो कि हमारे को इसका सूडो कोड निकाल के देगा, जो कि C जैसा कुछ दिखता है। एग्जैक्टली C नहीं होता, लेकिन C जैसा कुछ होता है, ऐसे आप समझ सकते हो, ठीक है। तो हम गीड्रा का यूज लेने वाले हैं उसके लिए, और गीड्रा को मैंने कवर करा था अपनी रिवर्स इंजीनियरिंग वाली प्लेलिस्ट में, ठीक है। अगर आपको ज्यादा उसके बारे में नहीं पता तो आप देख सकते हो, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। तो आप लोग गीड्रा इंस्टॉल करोगे, बहुत आसान है, आपको डायरेक्ट डाउनलोड करना है एंड देन उसको रन करना है। जावा इंस्टॉल करने अपने सिस्टम पे, फाइल पे जाते हैं सबसे पहले, और यहाँ पे आपको ऑप्शन करना है न्यू प्रोजेक्ट पे। उसके बाद आपको यहाँ पे नॉन शेयर्ड प्रोजेक्ट हमें यूज करना है, नेक्स्ट करना है। उसके जहां पे भी आपको अपने प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी बनानी, जहां सारी फाइल सेव होगी वो सेलेक्ट कर लेना। और लास्टली हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, प्रोजेक्ट का नाम दे देते। तो प्रोजेक्ट का नाम आपकी मर्जी, आप जो भी देना चाहो। मैं यहाँ पे दे देता हूँ TCE। फिनिश करते हैं इसको, हमारा प्रोजेक्ट जो है क्रिएट हो गया। अब आपको क्या काम करना है, यहाँ पे फाइल पे जाना और इंपोर्ट फाइल, जिसको भी आपको डीकंपाइल करना है आपको उसको इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। इस पे क्लिक करके आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो जब आप सेलेक्ट कर लोगे उस फाइल को, तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको सबसे पहले ओके क्लिक करना है, उसके बाद आपको दोबारा ओके क्लिक करना है। अब आपको दिखेगा इंपोर्ट हो गया। ये पहली वीडियो है स्टैक ओवरफ्लो की, इसलिए सब बेसिक्स कवर कर रहा हूँ। अगली वीडियो से हम डायरेक्ट गीड्रा का सूडो कोड देखेंगे, ये सब बेसिक्स नहीं बताऊंगा मैं। उसके बाद आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है। अब डबल क्लिक करने के बाद आप देखोगे आपका कोड ब्राउजर जो है वो ओपन हो जाएगा। तो उसमें आपको लिख देना है यस, एनालाइज कर लो इस फाइल को। उसके बाद दोबारा एनालाइज कर लो इस फाइल को। अब जब आपकी फाइल का एनालिसिस डन हो जाएगा, तो अब हम गीड्रा को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले जाना है फंक्शंस में, हमारे को डायरेक्ट इसके फंक्शंस का कोड देखना है, ठीक है। तो यहाँ फंक्शंस पे क्लिक करेंगे, आपको दिख जाएगा काफी सारे फंक्शंस हैं यहाँ पे। हमारे मेजर इंटरेस्ट के जो है वो सबसे पहले मेन फंक्शन होता है, जहां से सारा कोड स्टार्ट होता है। तो हम मेन पे डबल क्लिक करेंगे। मेन पे आने के कोई ज्यादा बड़ा कोड नहीं, बहुत छोटा सा सिंपल सा C का कोड है। तो कोड को पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो एक लोकल वेरिएबल बन रहा है, कैरेक्टर एरे बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, और उसकी लेंथ है 44। नॉर्मली हम इस टाइप का कैरेक्टर एरे यूज करते हैं स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए। कुछ भी यूजर इनपुट दे रहा है, मतलब कोई भी स्ट्रिंग स्टोर करनी होती है C के अंदर, तो नॉर्मली हम उसका यूज करते हैं कि कैरेक्टर एरे बना लेते हैं और इसके अंदर हम स्ट्रिंग को स्टोर कर लेते हैं। यहाँ पे इसकी लेंथ है 44। उसके बाद यहाँ पे एक इंटीजर बनता है, uint लिखा है, अनसाइंड इंटीजर या फिर यहाँ नॉर्मल इंटीजर होगा, लोकल C नाम से। उसके बाद यहाँ पे एक फंक्शन कॉल होता है init विद पैरामीटर, जो भी पैरामीटर आप मेन फंक्शन को पास कर रहे हो उसके साथ यहाँ पे init फंक्शन कॉल होता है। init फंक्शन में चलते हैं। init फंक्शन में आप देखोगे तो ज्यादा काम नहीं हो रहा है, नॉर्मल से काम कर रहा है। बस ये आपकी जो EUID है उसको UID पे सेट कर रहा है, ये काम इतना कर रहा है, ये हमारे काम का नहीं होता, ये आपको हर कोड में मिल जाएगा नॉर्मली। बैक जाते हैं, यहाँ से बैक जाने के बाद आप देखोगे एक लोकल वेरिएबल C बनता है जिसकी वैल्यू 8 है। उसके यहाँ पे printf करता है एंटर योर नेम। उसके बाद गेट्स फंक्शन का यूज करता है और लोकल वेरिएबल 38 जो हमने देखा था यहाँ पे इनपुट स्टोर कर लेता है। तो मैं इसको वेरिएबल का नाम चेंज कर लूंगा, रीनेम वेरिएबल पे क्लिक करेंगे और इसका नाम हम रख लेते हैं नेम नाम से, ताकि हमारे को पता रहे कि हमारा जो नेम हम जो भी डाल रहे हैं वो इसके अंदर जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, printf वैल्यू ऑफ नंबर इज, और उसकी हेक्स वैल्यू प्रिंट हो रही है जो भी ये नंबर है लोकल वेरिएबल C में। तो इसकी हम रीनेम कर लेते हैं ताकि हमारे को ज्यादा अच्छे से समझ आए। रीनेम, इसका नाम हम नम रख लेते हैं, खाली नॉर्मल नम, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब यहाँ पे आप देखोगे बहुत सिंपल सा कोड है यार, कुछ खास कोड नहीं है। यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल बनाया जाता है नेम, ठीक है, जिसके अंदर जो भी यूजर नेम डाल रहा है वो स्टोर हो रहा है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे एक नम नाम का लोकल वेरिएबल बनाया जा रहा है जिसकी वैल्यू नॉर्मली प्रिंट करी जा रही है, ठीक है, आप देखोगे। अब यहाँ पे इस कोड के अंदर वनरेबिलिटी कहाँ है, गेट्स फंक्शन। गेट्स फंक्शन वनरेबल है, अगर आपको नहीं पता तो गेट्स फंक्शन एक वनरेबल फंक्शन है C के अंदर, यानी कि ये कोई लिमिट सेट नहीं करता कि यूजर से कितना इनपुट लेना है।
अब आप देखोगे तो नेम जो है उसकी लेंथ फिक्स्ड है 44 है ना, उसकी लेंथ फिक्स है कि भाई ये 44 कैरेक्टर्स ही अपने पास होल्ड कर सकता है। स्टैक के अंदर इसके लिए 44 बाइट्स जो है रिजर्व्ड हो जाएंगे। लेकिन गेट्स कहीं पे ये नहीं बता रहा है कि सिर्फ 44 लेंथ का यूजर से इनपुट लेना है। यूजर ने अगर 50 लेंथ का इनपुट दे दिया तो क्या, तो गेट्स क्या काम करेगा, उसको फिर भी नेम के अंदर डाल देगा। अब वो तो 50 लेंथ का था ना, जगह 44 की थी, तो क्या होगा, जो एक्स्ट्रा 6 बाइट्स आई है वो अगला डेटा जो होगा स्टैक पे उसको ओवरराइट कर देगी। इसे हम कहते हैं स्टैक ओवरफ्लो, है ना। जितना स्टैक होल्ड कर सकता था, स्टैक होल्ड कर सकता था 44 नेम वेरिएबल के अंदर, लेकिन हमने उससे ज्यादा उसके अंदर डेटा डाल दिया। तो इसीलिए यहाँ पे गेट्स फंक्शन वनरेबल है, क्योंकि ये यहाँ पे लिमिट स्पेसिफाई नहीं करता कि यूजर से कितना डेटा लेना है। इस चक्कर में यहाँ पे वनरेबल बन जाता है। तो अब हमें यहाँ पे वनरेबिलिटी मिल गई है, हम इसको एक्सप्लॉइट करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे को एक चीज देखना जरूरी है। यहाँ पे इस टेक्निक का नाम है रिटर्न टू विन, यानी कि जब हम यहाँ पे रिटर्न पॉइंटर को कंट्रोल कर लेंगे, मैंने पिछले वीडियो में स्टैक ओवरफ्लो का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था, तो हमारा एंड टास्क क्या होता है, जो हमारा रिटर्न एड्रेस होता है स्टैक के अंदर, सेव रिटर्न एड्रेस होता है, उसको ओवरराइट करना होता है हमारे को, और अपनी मर्जी का कोई फंक्शन वहां पे डालना होता है जो भी हम चाहते हैं। तो यहाँ पे रिटर्न टू विन के अंदर क्या होता है, एक विन नाम का फंक्शन आपको मिल जाता है, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे विन नाम का एक फंक्शन होगा। तो इसके अंदर कोड क्या लिखा है, यहाँ पे कुछ पुट्स कर रहा है, पुट से मतलब प्रिंट होता है नॉर्मल, तो ये प्रिंट कर रहा है कुछ स्क्रीन पे पॉन्ड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक्सेल फंक्शन का यूज कर रहा है, एक्सेल फंक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे बिन एसएच को एग्जीक्यूट कर रहा है, यानी कि जो शेल हमारे को देगा। तो हमारा मेन यहाँ पे काम है कि स्टैक ओवरफ्लो करके किसी तरह हमारे को विन फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कहीं पे भी विन फंक्शन को कॉल नहीं हुआ है, इस पूरे प्रोग्राम के अंदर कहीं पे भी विन फंक्शन को कॉल नहीं हुआ है। लेकिन हमारा टास्क क्या रहेगा, हमारे को इस प्रोग्राम को एक्सप्लॉइट करना है, इस पे स्टैक ओवरफ्लो वनरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके किसी तरह विन फंक्शन को कॉल करना है, जिससे हमारे को बिन एसएच मिल जाए, यानी कि रिमोट कोड एग्जीक्यूशन मिल जाए। इस बात को समझ गए, तो अब हम इसको एक्सप्लॉइट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज, जब भी आप स्टैक ओवरफ्लो के लिए किसी बाइनरी को चेक कर रहे हो, तो आपको क्या काम करना चाहिए, उसमें बहुत सारी वैल्यूज डाल दो, मतलब भर दो उसे पूरा। ओवरफ्लो का मतलब क्या होता है कि मतलब बिल्कुल भर के डाल। तो हम इसमें बहुत सारे एज डाल देंगे और देखेंगे क्या ये प्रोग्राम क्रैश होता है या नहीं होता। अगर ये प्रोग्राम क्रैश हो रहा है, इसका मतलब ये स्टैक ओवरफ्लो से वनरेबल हो सकता है। ऐसा कंपलसरी नहीं, लेकिन हो सकता है कि ये वनरेबल हो। एंटर मारते हैं। अब आप देखोगे तो यहाँ पे आगे सेगमेंटेशन फॉल्ट। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सेगमेंटेशन फॉल्ट कब आता है, जब हम किसी ऐसी लोकेशन पे जाने की कोशिश करते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, या फिर किसी ऐसी लोकेशन पे राइट करने की कोशिश करते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो यहाँ पे सेगमेंटेशन फॉल्ट आया, ठीक है। और अब आप एक और चीज देखोगे इंटरेस्टिंग सी, जहां पे वैल्यू 8 थी, है ना, यहाँ पे वैल्यू ऑफ नंबर इज 8 हम देख रहे थे, प्रिंट कर रहा था वो 8 को, लेकिन अब यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, 41414141। 41 क्या होता है, 41 का मतलब होता है ए, हेक्स में ए को हम 41 लिखते हैं। तो हमारे ये जो ए हमने इतने सारे डाले थे, ये स्टैक में ओवरफ्लो हो गए, और जो वेरिएबल था 8, जो वेरिएबल था वो भी स्टैक में ओवरफ्लो हो गया, और उसकी जगह पे ए आ गया स्टैक के अंदर, जिसकी वैल्यू 4141 हेक्स में प्रिंट हो रही है। यहाँ पे समझ गया, यहाँ पे हमने स्टैक ओवरफ्लो ढूंढ लिया है। अब हमारे को कंफर्म हो गया कि इसके अंदर स्टैक ओवरफ्लो है। अब हमारे को मेन ये ढूंढना है कितनी वैल्यू पे हम रिटर्न एड्रेस को ओवरराइट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको जीडीबी के अंदर खोल लेता हूँ, जीडीबी रेड टू विन, ठीक है। इसको जीडीबी के अंदर खोलेंगे, और मैं यहाँ पे पॉन डिबग का यूज कर रहा हूँ। आप देखोगे जीडीबी का एक्सटेंशन है। तो आप लोग जब पॉन डिबग अपने गूगल पे लिखोगे तो आपको मिल जाएगा, और वहां से उनके गिटहब पे जाओ, और इंस्टॉल के लिए बस एक कमांड है, कॉपी पेस्ट मारोगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। तो वो सब बेसिक्स में नहीं सिखाने वाला हूँ, और ये मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग वाली प्लेलिस्ट में भी कवर करा था। अब यहाँ पे हम पता कैसे करें कि भाई रिटर्न एड्रेस पे क्या वैल्यू आ रही है। तो अगर मैं इसको नॉर्मली रन करता हूँ, ठीक है, रन लिखते हैं इस पे, उसके बाद मैं यहाँ पे ए बहुत सारे ए डाल देता हूँ, ठीक है, बहुत सारे ए डाल दो दोबारा से। इस बार हम उसको एनालाइज कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। एंटर मारते हैं। अब आप देखोगे अगर, तो अब आप देखो यहाँ पे मेन फंक्शन के रिटर्न इंस्ट्रक्शन पे, ठीक है, मेन फंक्शन का जो रिटर्न इंस्ट्रक्शन था उस पे एरर आ गया कि ये रिटर्न करने की कोशिश कर रहा है इस एड्रेस पे, यानी कि ए हमने जो डाले थे, और इस पे रिटर्न नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे सेगमेंटेशन फॉल्ट आ गया कि भाई ये तो कोई वैलिड एड्रेस ही नहीं है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मुझे जाना कहाँ है। आपने तो बोल दिया कि 4141 पे चले जाओ, ये कोई वैलिड एड्रेस ही नहीं है मेमोरी के अंदर, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे मैं 4141 लिख पा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पे मैं विन फंक्शन का एड्रेस लिख दूँ तो ये विन फंक्शन पे रिटर्न कर जाएगा, सीधी सी बात है ना। रिटर्न पे जो भी वैल्यू होती है कोड उस पे रिटर्न कर जाता है ना, उस पे चला जाता है। तो अगर यहाँ पे मैं विन फंक्शन का एड्रेस लिख दूं तो वहां पे भी चला जाएगा, लेकिन उससे पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा कि कितने ए पे ओवरफ्लो हो रहा है, यानी कि एग्जैक्टली अगर मुझे यहाँ पे कुछ अपनी मर्जी की वैल्यू लिखनी है तो मुझे पता करना पड़ेगा पहले मुझे उससे कितने एज डालने। मान लो इतने ए के बाद मैं जो भी डाल रहा हूँ वो सारा यहाँ लिखा जा रहा है, तो मुझे वो एग्जैक्ट पता करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं, रन करते हैं इसको, और मैं यहाँ पे पता क्या काम करूंगा, मैं लिखूंगा ए बी 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 सी 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 डी 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 ई ई। अब हम इसके बाद एंटर मारते हैं। अब आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे इनवैलिड एड्रेस ये आ रहा है यहाँ पे 7F00 4F 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 4F।
तो ये 4f क्या होता है हेक्स में, यहाँ पे वैल्यू आ रही है हेक्स में 4f। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ अनहेक्स 4f, ठीक है, ऐसे करते हैं, अनहेक्स एक कमांड होता है, तो आप देखोगे ओ आ गया यहाँ पे। यानी कि अगर मैं ओ जो मैंने लिखा था ना ABCD में मैंने पूरा ओ, तो अगर मैं उन्हें ओ की जगह कुछ भी लिखूंगा तो वो यहाँ पे लिखा जा रहा है ना, यहाँ पे ओ आ गया, यहाँ पे भी ओ आ गया, तो उनकी जगह मैं जो भी लिखूंगा वो यहाँ पे आता जाएगा, है ना, रिटर्न एड्रेस पे। तो मेरे को बस यही करना है, मेरे को वहां तक की वैल्यू ओवरराइट करनी है। तो मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, मैं दोबारा इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो अब मैं लिखूंगा यहाँ पे ए। अब आप देखोगे तो इसके बाद मैंने लिखे थे ओ। अब मैं यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखूंगा वो रिटर्न एड्रेस के ऊपर आ रही है, मुझे पता है ना। तो अगर मैं यहाँ पे टेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे हम जो भी वैल्यू लिख रहे हैं वो आ रही है कि नहीं आ रही, तो मैं यहाँ पे इस बार दे देता हूँ z, ठीक है, ये दे दिया हमने z 8 बार z दे दी, एंटर मारते हैं, ठीक है। अब आप देखोगे तो रिटर्न एड्रेस के ऊपर आ गया 5a, हर जगह पे 5a आ गया ना। तो अनहेक्स करके देखते हैं 5a की वैल्यू क्या है, 5a, एंटर मारते हैं इसको। तो अब आप देखोगे z आ गया, यानी कि हमने सक्सेसफुली रिटर्न एड्रेस को कंट्रोल कर लिया। हम जो भी वैल्यू z वहां पे लिख रहे हैं उसकी जगह पे हम जो भी लिखेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा, है ना, हमारे को पता। अब बस मेरे को यहाँ पे विन फंक्शन का एड्रेस निकालना है और वो लिख देना है, तो वो उसकी जगह पे यहाँ पे आ जाएगा। इस बात को समझिए। उससे पहले हम काउंट कर लेते हैं कि हम कितनी वैल्यू डाल रहे हैं ना, ये हम काउंट कर लेते हैं कि लेंथ कितनी लेंथ के बाद ओवरफ्लो हो रहा है रिटर्न एड्रेस, है ना। इसको कॉपी कर लेते हैं इतनी लेंथ को। लेंथ निकालने के लिए मैं पाइथन का यूज कर लूंगा। आप जीडीबी के अंदर पाइथन भी चला सकते हो अगर आप लोगों को नहीं पता, ठीक है। तो जीडीबी पाइथन को सपोर्ट करता है, तो प्रिंट, ठीक है, आपको बस पाइथन लिखना होता है कि मैं पाइथन, उसके बाद आप जो भी पाइथन का कोड लिखो वो एग्जीक्यूट होगा। इसके अंदर हम लेंथ फंक्शन का यूज कर लेते हैं निकालने के लिए, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ वो जो स्ट्रिंग थी हमारी, तो इसकी लेंथ हमारे को मिल जाएगी कितनी लेंथ। तो 56 के बाद मैं कुछ भी लिखूंगा तो वो रिटर्न एड्रेस पे लिखा जाएगा, मुझे पता चल गया। तो मेरे को इसे हम कहते हैं ऑफसेट वैल्यू, ठीक है। तो पॉन के अंदर आपको बहुत कॉमन एक टर्म मिलेगी ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब होता है वो वैल्यू जिसके बाद हम रिटर्न एड्रेस को ओवरराइट कर सकते हैं, ठीक है। तो 56 कैरेक्टर्स डालोगे, उसके बाद आप रिटर्न एड्रेस को ओवरराइट कर सकते हो। तो इसको एग्जिट करते हैं, हमारा काम हो गया। एग्जिट मेरे ख्याल काम नहीं करा, तो इसको क्विट कर देते हैं, शायद क्विट काम करेगा। तो क्विट काम कर गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, अब हमारे को विन फंक्शन का एड्रेस चाहिए, तो उसके लिए आप पॉन डिबग में भी इन्फो फंक्शंस कमांड का यूज कर सकते थे। मैं यहाँ पे nm कमांड का यूज कर लूंगा। आप बहुत सारे कमांड होते हैं इसके लिए, रीडएल्फ का यूज कर सकते हो, objdump का यूज कर सकते हो, बहुत सारे हैं। मैं nm कमांड का यूज करता हूँ, यहाँ पे इसको बाइनरी दे देता हूँ ret2win। अब आप देखोगे यहाँ पे विन फंक्शन आ जाएगा और विन फंक्शन का ये एड्रेस आ गया। यहाँ पे सारे जितने भी सिंबल्स होते हैं बाइनरी के अंदर, मेन का एड्रेस, इनिट का एड्रेस, सबका आ जाएगा यहाँ पे। तो विन का भी मेरे को एड्रेस मिल गया, ये एड्रेस है। तो अब मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, मैं इको करूंगा, ठीक है, इको, और डैश ई का हम यूज करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे रॉ बाइट्स का यूज लेने वाले हैं अभी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या इको करना है, मेरे को ये इको करना है। उसके बाद मेरे को विन फंक्शन का एड्रेस इको करना है। तो यहाँ पे हम विन फंक्शन का एड्रेस लिखते हैं। अब जो एड्रेस है, अब इस एड्रेस को हम इस तरीके से नहीं डाल सकते, ठीक है। ये जो एड्रेस है इसको ऐसे कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इसको एड्रेस को सेम इसी तरीके से डालेंगे तो वो इसको कैरेक्टर्स की तरह पड़ेगा। 6 एक अपने आप में कैरेक्टर है, ठीक है। तो वो इसको भी हेक्स वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा, 6 को हेक्स वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा, इसकी 1 को इसकी हेक्स वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। जैसे a को 41 में कर दिया था, वैसे 6 की भी एक हेक्स वैल्यू होती है, उसमें कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, जो इसकी ASCII हेक्स वैल्यू होती है। तो हम वो नहीं चाहते, तो हमारे को इसको बाइट्स की फॉर्मेट में देना कि भाई एग्जैक्ट यही रख। दूसरा हमारे को एक चीज और याद रखनी है, जब हम बाइनरी को ऐसे एड्रेस कोई सप्लाई कर रहे हैं, हम डायरेक्ट एड्रेस सप्लाई करनी है, तो हमारे को लिटिल एंडियन एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में देना पड़ता है, ठीक है। स्टैक में हम कुछ भी वैल्यू डाल रहे हैं तो लिटिल एंडियन फॉर्मेट होता है एक स्पेशल, उसके अंदर डालना पड़ता है। तो वो लिटिल एंडियन फॉर्मेट बहुत ईजी होता है। उसके लिए आपको क्या काम करना पड़ता है, इस एड्रेस को उल्टा लिखना पड़ता है, ठीक है। इस एड्रेस को उल्टा लिखना पड़ता है बाइट बाय बाइट, एक बाइट, फिर ये दूसरी बाइट, फिर ये तीसरी बाइट, फिर ये चौथी बाइट, ऐसे आपको बाइट बाय बाइट उल्टा लिखना पड़ता है। तो इसको उल्टा लिखते हैं, तो सबसे पहले आपको ऐसे लिखना पड़ता है। ये आप बता रहे हो, इसे एक मैं रॉ बाइट दे रहा हूँ, उसके यहाँ पे सबसे पहली वैल्यू क्या है 16, तो यहाँ दे देंगे 16। उसके बाद अगली वैल्यू क्या है, अगली वैल्यू है 12, तो 12 दे देंगे। उसके बाद अगली वैल्यू क्या है 40, उसके बाद अगली वैल्यू क्या है 00, उसके बाद अगली वैल्यू क्या है 00, अगली वैल्यू 00, अगली वैल्यू 00, अगली वैल्यू 00, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको पूरा ये एड्रेस दे दिया, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आया तो दोबारा समझाता हूँ। आपको बस इस एड्रेस को उल्टा लिखना होता है, जैसे 16, फिर 12, फिर 40, ऐसे करके लिखना होता है। और हर किसी से पहले आपको यहाँ पे एक बैकस्लैश और उसके बाद x देना पड़ता है। ये एक फॉर्मेट होता है, बस इसमें तो मैं कुछ कह नहीं सकता ना। जिस फॉर्मेट में स्टैक समझता है डेटा को, ये फॉर्मेट होता है, इसे हम लिटिल एंडियन फॉर्मेट कहते हैं, जो आजकल चलता है। एक बिग एंडियन भी होता है, वो हमारे अभी काम का नहीं है। लिटिल एंडियन में यहाँ पे डेटा जा रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब बस हमारा इतना काम डन है। तो अब बस मैं इसको यहाँ पे क्या काम करूंगा, मैं इसको यहाँ पे इसको डाल देंगे ret2win, जो हमारी बाइनरी, उसके अंदर डेटा को डाल देंगे, इको करेंगे, एंड आप देखोगे हमारे को पॉन्ड आ गया। लेकिन
हमारे को शेल अभी भी नहीं मिला है। अगर मैं आपको हु एम आई करके दिखाऊं तो हम हेल्थ सेंटर है, मेरे को शेल अभी भी नहीं मिला है अगर आपको लगे। लेकिन यहाँ पे पॉन्ड तो लिखा आ गया, और ये पॉन्ड आपको मैंने दिखाया था किस फंक्शन के अंदर आ रहा था, ये सिर्फ विन फंक्शन के अंदर पुट्स हो रहा था पॉन्ड, उसके बाद हमारे को शेल मिल रहा था। तो यहाँ पे शेल क्यों नहीं मिला हमारे को? शेल तो मिलना चाहिए था ना, जब पॉन्ड आ गया तो उसकी अगली लाइन में शेल मिलना चाहिए था। तो हमारे को यहाँ पे शेल भी मिला, लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये हुई कि वो शेल मिलते साथ ही बंद हो गया। ठीक है, यहाँ पे दिक्कत क्या हुई, शेल हमारे को मिला और शेल खुलते साथ ही बंद हो गया। वो अपने आप में एक अलग प्रोसेस है जो यहाँ से निकलता है, वो जैसे ही एक नया प्रोसेस स्टार्ट हुआ होते साथ ही बंद हो रहा है, क्योंकि जो उसका स्टैंडर्ड इनपुट है, जो उसका इनपुट आउटपुट है, वो ये प्रोग्राम कंट्रोल कर रहा है, वो बंद हो रहा है क्योंकि इसका आउटपुट उसकी स्टैंडर्ड इनपुट में जा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं, उसके लिए हमारे को एक ऐसी चीज चाहिए जो हमारा डेटा उस शेल तक पहुंचा पाए। देखो भाई, ये प्रोसेस एक नए प्रोसेस को स्टार्ट कर रहा है ना, अब हम उस प्रोसेस जो इसने स्टार्ट करा उसको अपना डेटा कैसे भेज पाए, उसके अंदर अपने कमांड्स कैसे भेज पाए। तो उसके लिए हमारे को कोई एक ऐसा कमांड चाहिए जो हमारा ये काम कर पाए। तो उसके लिए कैट कमांड बहुत बढ़िया होता है। कैट को अगर आप खाली लिख के एंटर मारोगे तो ये कैसे काम करता है, ये एक ऐसे कमांड की तरह काम करता है जो आपसे इनपुट लेता है और उसके बाद सेम चीज आपको आउटपुट दे देता है। तो आईडी लिखा, आईडी आ गया, हु एम आई लिखा, हु एम आई, कुछ भी लिखोगे तो आ जाएगा। हमारे को कुछ ऐसी चीज चाहिए जो हमारा इनपुट ले और आगे उसको सप्लाई कर पाए। ठीक है, जो शेल खुला है उसको सप्लाई करे, उसका आउटपुट हमारे को वापस ला के दे। हमारे को कुछ ऐसी चीज चाहिए। ठीक है, तो अब मैं इसका यूज करने वाला हूं। तो यहाँ पे आप देखना कैसे करेंगे, वही सेम कमांड का हम यूज करेंगे। बस इसमें हम क्या काम करेंगे, यहाँ सबसे पहले हम लगाएंगे एक ब्रैकेट। ठीक है, और वापिस आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे भी हम ब्रैकेट में इसको बंद कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे सेमी कॉलन और कैट। अब मैं समझाया था यहाँ पे मैंने क्या काम करा। तो यहाँ पे हमने कैट लिख दिया, यानी कि पहले आप इसको एग्जीक्यूट करो और जैसे ही ये एग्जीक्यूट हो जाए आप उसके कैट को एग्जीक्यूट कर दो। ठीक है, और यहाँ पे हमने ब्रैकेट से लगाए, साथ में चलाओ। ऐसा ना हो पहले इको रन हो, इसके अंदर जाके इको रन हो, ये बाइनरी बिल्कुल खत्म हो गई, इसका काम खत्म हो गया, उसके बाद लास्ट में कैट एग्जीक्यूट हो रहा है, उसका कोई फायदा नहीं। हम ये चाहते हैं इको जैसी एग्जीक्यूट हो जाए, ये बाइनरी चल रही हो उसी समय कैट भी एग्जीक्यूट हो जाए, ताकि दोनों एक साथ चले उस बाइनरी के टाइम पे। ठीक है, अब अगर मैं आपको रन करके दिखाऊं इस चीज को, आईडी एंड वी आर रूट, हमारे को जो शेल खुला था वो बंद नहीं हुआ, हमने इसको पॉन कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसका एक्सप्लॉइट लिख के दिखाऊंगा पॉन टूल्स में, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। आपको ये भी पता होना चाहिए, मतलब विदाउट स्क्रिप्टिंग भी चीजें हो सकती है, मैनुअली तरीके हैं करने के, लेकिन स्क्रिप्टिंग इन चीजों को इजी बनाती है, आपको इतना सब सिरदर्द नहीं लेना पड़ता। ठीक है, तो अब हम इसका पॉन टूल्स में एक्सप्लॉइट बना, जो कि बहुत मजा आता है उसमें बनाने में, छोटा बनेगा और अच्छा बनेगा। ठीक है, नीट एंड क्लीन। तो यहाँ पे मैं सीधे सबेल में खोल लूंगा exploit.py। तो यहाँ पे आप देखोगे बहुत सिंपल सा मैंने वही लिखा है, शिबैंग लाइन लिख दी है, एंड उसके बाद मैंने फ्रॉम पॉन इंपोर्ट एवरीथिंग, पॉन से सब कुछ इंपोर्ट कर लिया पॉन टूल से। ठीक है, अब सबसे पहला काम हमारे को एक प्रोसेस बनाना पड़ेगा। ठीक है, जो बाइनरी है उसको रन करेंगे और उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे। तो प्रोसेस, और प्रोसेस के बाद हम यहाँ पे दे देंगे रेड टू विन। ठीक है, ये हमारी बाइनरी का नाम है, हमारे को पता है। उसके बाद हमारे को क्या काम करना है, सेंड करना है इसमें हमारे को अपना पेलोड, सेंड लाइन io.sendline, और यहाँ पे हम दे देंगे पेलोड। अभी पेलोड हम बनाएंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पेलोड बना लेते हैं इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पेलोड इक्वल्स टू, पेलोड क्या है हमारा, सबसे पहले हमारे को 56 गार्बेज वैल्यू देनी है, यानी 56 कुछ भी दे सकते हो, ए मल्टीप्लाई कर लो। गार्बेज वैल्यू के लिए आप यहाँ पे साइक्लिक फंक्शन का यूज ले सकते हो। ठीक है, ये पॉन टूल्स में आता है, इसका हम आगे चल के यूज देखेंगे, और भी ज्यादा यूजफुल है। तो आप साइक्लिक 56, यानी कि साइक्लिक क्या काम करेगा, 56 कुछ भी कबाड़ वर्ड बना देगा, यानी कि गार्बेज वर्ड्स। ठीक है, जो हमारे को स्टैक में डालने। 56 के बाद हमारे को इंपॉर्टेंट है, जो भी हम डालेंगे वो रिटर्न एड्रेस पे आएगा। तो उसके लिए हमारे को विन फंक्शन का एड्रेस चाहिए। अब आप जाके कॉपी पेस्ट कर सकते हो, जीडीबी के अंदर से निकाल सकते हो, एनएम की मदद से निकाल सकते हो, लेकिन पॉन टूल्स हमारे को ये सब प्रोवाइड करता है। तो मैं पॉन टूल्स में क्या लिखूंगा, एल्फ, एक एल्फ फाइल बनाते हैं, हमारे पास एक एल्फ है, हम पॉन टूल्स को बता रहे हैं कि एक एल्फ फाइल है। ठीक है, तो उसको हम यहाँ दे देते हैं एल्फ, ऐसे आपको लिखना पड़ता है, अपनी एल्फ फाइल का नाम दे दो। तो हम यहाँ पे दे देते हैं रेड टू विन। ठीक है, यहाँ पे रेड टू विन हमारी जो बाइनरी उसका नाम दे दिया। अब ये क्या काम करेगा, उस एल्फ को एनालाइज कर लेगा, पूरा पढ़ लेगा, उस एल्फ के अंदर क्या क्या चीजें सब पढ़ लेगा। अब आप इसके अंदर सारे फंक्शंस के एड्रेसेस निकाल सकते हो, इसकी मदद से सब कुछ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा elf.sim। ठीक है, यानी कि एल्फ के अंदर जो सिंबल्स हैं उसके अंदर जो विन फंक्शन है उसका एड्रेस निकाल के ले आओ। तो ये निकाल के दे देगा मुझे। ठीक है, तो ये जो मैंने बताया यहाँ पे कि ये जो एल्फ है रेड टू विन, उसके अंदर सिंबल्स के अंदर एक विन नाम का फंक्शन है, उसका एड्रेस निकाल के ले आओ। तो ये निकाल देगा, बस इतना काम था। तो ये विन फंक्शन का एड्रेस निकाल देगा। अब मैंने आपको बताया था वो जो एड्रेस है वो नॉर्मल फॉर्मेट में नहीं, वो हमारे को किस फॉर्मेट में देना होता है, वो हमारे को लिटिल एंडियन फॉर्मेट में देना होता है। ठीक है, अब ये जो एड्रेस आएगा ये इंटीजर फॉर्मेट में आएगा, हमारे को इसको लिटिल एंडियन में कन्वर्ट करना है। उसके लिए भी हमारे को कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। उसके लिए भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं पॉन टूल्स का। पॉन टूल्स के अंदर एक फंक्शन होता है P64।
तो ये क्या काम करता है, पैक करता है 60 बिट फॉर्मेट में, यानी कि लिटिल एंडियन में पैक कर देता है उस डेटा को, और 64 बिट के लिए, ठीक है, बिट पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो एड्रेसेस होते हैं 64 बिट के वो बड़े होते हैं, 32 बिट के एड्रेसेस छोटे होते हैं, तो हमारे को बताना पड़ता है कि कितने बिट है। तो अगर ये 32 बिट होता तो मैं 32 लिखता, लेकिन ये 64 बिट है तो मैं 64 बिट दूंगा, ठीक है। अब हमारा पेलोड भी तैयार हो गया, सब कुछ डन है। अब बस मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, io.interactive, क्योंकि हमारे को शेल मिल जाएगा। और पॉन्टूज के साथ वो जो कैट वाला हमने चीज करी थी ना कि std बंद हो जाता है तो हमारे को कैट का यूज करना पड़ेगा अपना इनपुट आउटपुट भेजने के लिए, वो सब भी नहीं करना पड़ता, ये इंटरैक्टिव फंक्शन सब अपने आप संभाल लेता है। तो बस हमारा इतना सा एक्सप्लॉइट था, और हमने यहाँ पे इससे हमारे को शेल मिल जाएगा इसका बड़ी आसानी से। तो हम इसको रन करके देखते हैं। तो chmod +x exploit.py, ठीक है। अब इसको रन करते हैं exploit.py को, एंटर मारते हैं, एंड ID we are root। So I hope so आपको Stack Overflow exploit करके मजा आया हो। So please like the video, subscribe the channel. Thank you and goodbye.